यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। सब लोग क्या करेंगे जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? सब लोग क्या करेंगे जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, क्या करा फर्स्ट क्वेश्चन कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। यानी कि पाषाण युग में काटने के लिए समानतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? कुल्हाड़ी कहा जाता था, कि गड़ासा कहा जाता था, कि चाकू, कि कैंची? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। शंकर कुमार जी बी बता रहे हैं और बताएंगे सब लोग, ठीक है? यहाँ पर सभी लोग का जवाब आना चाहिए भाई, ठीक है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे और क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है? क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे, ठीक है? और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा सब लोग बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। गड़ासा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? याद रखिए, गड़ासा का प्रयोग करते थे। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? आप लोग से एग्जाम में देखिएगा सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहिया का आविष्कार कब हुआ था? पहिया का आविष्कार कब हुआ था? बताइएगा, पहिया का आविष्कार कब हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पहिया का आविष्कार कब हुआ था जी। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो पहिया का आविष्कार कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है? पहिया का आविष्कार याद रखिएगा, नवपाषाण काल में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। पहिया का आविष्कार याद रखिएगा, नवपाषाण काल में हुआ था। ये आप लोग प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। और भी सवाल पूछा जाता है कि आग का खोज किस काल में हुआ था? आग का खोज किस काल में हुआ था? बताइएगा, आग का खोज किस काल में हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आग का खोज किस काल में हुआ था? आग का खोज किस काल में हुआ था? याद रखिएगा, आग का खोज याद रखिए पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है? पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। यानी कि कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर बात समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ ना कि नवपाषाण काल में भी हुआ था, ठीक है? नवपाषाण काल में भी हुआ था, याद रखिएगा, नवपाषाण काल में भी हुआ था। और याद रखिएगा मध्यपाषाण काल में भी हुआ था। मध्यपाषाण काल में भी हुआ था। मध्यपाषाण काल में ही हुआ था, ठीक है? ये भी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है? ये भी बात आप लोग को याद रखना है। और एग्जाम में आप लोग से पूछा जाएगा, देखिएगा इसका आंसर आप लोग को मिटा देते पहले, ठीक है? और देखिएगा मेन पॉइंट आप लोग को बताते हैं, ठीक है? मेन पॉइंट आप लोग को बताते हैं जो कि परीक्षा पर आधारित है, ठीक है? जो कि परीक्षा से पर आधारित है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में क्या, बताइएगा मानव द्वारा पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था? मानव द्वारा पहला पालतू पशु किसे को बनाया गया था? मानव द्वारा पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था? पालतू पशु किसको बनाया गया था? सब बताएंगे पालतू पशु किसको बनाया गया था जी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? मानव द्वारा पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि कुत्ता को बनाया गया था। किसको जी? याद रखिए, कुत्ता को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कुत्ता को पहला पालतू पशु बनाया गया था, ठीक है? मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। ये बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है, ठीक है? ये बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में, सकता है कि बताइएगा खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? प्राचीनतम साक्ष्य जो कहाँ से प्राप्त हुआ? सब लोग बताएंगे खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि भाई कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तैयार रखिएगा, बलूचिस्तान में अवस्थित है। ये भी बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए, ठीक है? ये भी बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए, ठीक है? आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइएगा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? एक-एक पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? तो याद रखिए, चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? याद रखिए, कोलडिहवा से हुआ है। कहाँ से? कोलडिहवा से हुआ है। कोलडिहवा से हुआ। कोलडिहवा कहाँ अवस्थित है भाई? तो याद रखिएगा, यूपी में अवस्थित है। कोलडिहवा कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा, यूपी राज्य में अवस्थित है। ये बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए, ठीक है? ये बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में क्या? अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? मानव द्वारा सबसे पहले
धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सभी बताएँगे किस धातु का प्रयोग किया था जी? चलिए बताइएगा। तो याद रखिए तांबा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तो रखिए तांबा का प्रयोग किया था। ये भी बात आप लोग को प्रॉपर तरीके से याद करते चलना है, ठीक है? तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है? सबसे पहले तांबा का प्रयोग, लेकिन याद रखिए किस धातु का प्रयोग नहीं किया था? किस धातु का उपयोग करना नहीं जानता था? देखिएगा यहाँ पर एक-एक याद रखिए, एक-एक पॉइंट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? आप लोग के एग्ज़ाम के लिए एक-एक पॉइंट है जो याद रखिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो याद रखिएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका जी? बिल्कुल सही बता रहे हैं शंकर जी, लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका जी? तो देखिए लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है? इतना बात आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम में क्योंकि ये सब बात पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन्स क्या करा है, सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन्स करा है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? बताइएगा निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन्स का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे, ठीक है? और क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीका से सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पर लिख दिए अंतिम रिवीजन, ठीक है? तो मान लीजिए अंतिम रिवीजन, ठीक है? तो चलिए बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन्स का सही उत्तर क्या होगा जो? लव जी भी बता रहे हैं और बताएँगे सब लोग, ठीक है? सभी लोग जवाब देंगे और क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है? बिल्कुल याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन्स की बात किया जा रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने। किसने जी? याद रखिए समुद्रगुप्त ने करवाया था। अश्वमेध यज्ञ संपादित किसके द्वारा किया गया था? तो रखिए समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है? जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं भाई देखिएगा, थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। थोड़ा-सा ऊपर कर लेना है। बिल्कुल, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉइंट आप लोग को बताने के लिए थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइएगा किसको भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है भाई? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको जी? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है? याद रखिएगा यानी कि समुद्रगुप्त के यानी कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर गुप्त के सिक्कों पर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप लोग से क्या किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो याद रखिए समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है, ठीक है? ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बताइए भाई लोग, पहले ये बताइए प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? बताइएगा प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन हो जाएँगे? रचनाकार कौन होंगे? सब लोग बताएँगे प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन होंगे? तो याद रखिए हम लोग जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हो जाएँगे कौन? हरिसेन हो जाएँगे। हरिसेन हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे जी? तो देखिए हरिसेन हो जाएँगे, ये हम लोग जानते हैं। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हैरिसन किसके दरबारी कवि थे? तर्क समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हैरिसन याद रखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए, ठीक है? हैरिसन याद रखिएगा समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे, ठीक है? ये भी बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए। ये भी बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन्स क्या करा है? यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन्स करा भाई देखिएगा। कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार व का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? चलिए बताइएगा 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप लोग क्या कीजिएगा? जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चंस का क्या करेंगे? जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा जो? चलिए, सभी लोग बताएँगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और सेशन को लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे जी। बिल्कुल, बिल्कुल। याद रखिए कौन हो जाएगा? इब्न बतूता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तैयार रखिएगा इब्न बतूता हो जाएगा। लव जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। इब्न बतूता हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आप लोग से क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में क्या?
कि इब्न बतूता भारत कब आया था? इब्न बतूता भारत कब आया था? क्या आप लोग जानते हैं भाई इब्न बतूता भारत याद रखिए 1300 ईस्वी में आया था। 1333 ईस्वी में आया था। 1333 ईस्वी में याद रखिएगा इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता याद रखिएगा यानी कि भारत आया था। ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? हम लोग जानते हैं इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? रेहला हो जाएगा। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? रेहला हो जाएगा भाई, ठीक है? ये बात आप लोग को याद रखना है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है? रेहला हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चंस क्या करा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस है जी। देखिएगा क्या करा है 4 नंबर क्वेश्चंस की निम्न में से कौन से सैंधव स्थल पंजाब में है? निम्न में से कौन से सैंधव स्थल है जो पंजाब में है? चलिए बताइएगा निम्न में से कौन से सैंधव स्थल है जो पंजाब में है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस का आप लोग क्या करेंगे जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो 4 नंबर क्वेश्चंस का क्या करेंगे जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो क्लास को भी शेयर करेंगे जी आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं क्लास को भी शेयर करेंगे ठीक है चलिए और सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को तब पर भी आप लोग गलत कीजिएगा तो मानिए कि माने कि लो क्वालिटी की आप लोग को तैयारी माना जाएगा ठीक है तो याद रखिएगा इसका जो सही तो बिल्कुल, बिल्कुल पप्पू जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। याद रखिएगा हड़प्पा हो जाएगा, रहमान ढेरी हो जाएगा, सरायखोला हो जाएगा और जलीलपुर हो जाएगा, ठीक है? हड़प्पा हो जाएगा, रहमान ढेरी हो जाएगा, सरायखोला हो जाएगा और क्या हो जाएगा जलीलपुर हो जाएगा। ये सब कहाँ स्थित है? पंजाब में, ठीक है? पंजाब मतलब भारत वाला पंजाब नहीं, याद रखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत हो जाएगा, ठीक है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत हो जाएगा भाई, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है? ये बात आप लोग को याद रखना है। और भी आप लोग को देखिएगा फैक्ट्स बता देते हैं क्योंकि फैक्ट्स ज़रूरी है भाई। फैक्ट्स आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है? ये फैक्ट्स आप लोग को बता देते हैं, ठीक है? पहले देखिए हड़प्पा के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। हड़प्पा के बारे में तो जानते ही हैं लेकिन याद रखिए बताना ज़रूरी है। हड़प्पा का बताइएगा। हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था जी? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था और कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? नदी की बात किया जाए तर्कीय रावी नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। किस नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा? रावी नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा, ठीक है? अगला पॉइंट आप लोग के सामने पूछा जाएगा एग्ज़ाम में देखिएगा, ये पॉइंट है ये सब, ठीक है? मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है? मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है? मोहनजोदड़ो के बारे में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बात किया जाए देखिए पहले हड़प्पा पहले कहाँ अवस्थित है? ये बताइएगा। हड़प्पा है जो कहाँ अवस्थित है? रुकिएगा थोड़ा-सा। हड़प्पा है जो कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए हड़प्पा हो जाएगा कहाँ अवस्थित? पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान प्रांत में हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हो जाएगा। पाकिस्तान के याद रखिएगा पंजाब प्रांत में हो जाएगा, याद रखिएगा। पाकिस्तान के याद रखिएगा पंजाब प्रांत में हो जाएगा। ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है, ठीक है? अब देखिएगा मोहनजोदड़ो की बात आ गया, ठीक है? मोहनजोदड़ो बताइएगा मोहनजोदड़ो का बताइएगा अर्थ पहले क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं भाई मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का क्या होता है? टीला होता है। मृतकों का क्या होता है जी? टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ये आप लोग जानते हैं ना जी? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो रखिएगा आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था भाई? याद रखिएगा आर.डी. बनर्जी ने किया था। ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है, ठीक है? ये सब बात को प्रॉपर तरीके से याद रखना है और कब किया था? याद रखिए 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है? ये बात आप लोग को याद रखना। मोहनजोदड़ो है जो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिए सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु के किनारे अवस्थित है भाई। सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये आप लोग कीजिएगा याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है? ये आप लोग क्या कीजिएगा प्रॉपर तरीका से आप लोग को याद रखना है, ठीक है? एग्ज़ाम में एक ठो और सवाल पूछा जाएगा कि बताइएगा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ दिया गया जी। सिंधु सभ्यता का लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता का लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी? तो याद रखिए सिंधु सभ्यता का जो लिपि थी, याद रखिएगा भाव चित्रात्मक लिपि था। भाव चित्रात्मक लिपि था, ठीक है? भाव चित्रात्मक क्या था? लिपि था। ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए, ठीक है? ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है?
सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होगा? ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है लोथल है भाई। कौन हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ये भी बात आप लोग को याद रखना है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चंस क्या करा भाई? यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चंस करा कि चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? चलिए यहाँ पर जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? समझाते हैं तो बहुत लोग भाग जाते हैं भाई, लगता है नहीं समझाना पड़ेगा, टिक लगाकर निकलना पड़ेगा। चलिए, चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? चलिए यहाँ पर सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? कनिष्क को हराया था। ठीक है, किसको जी? याद रखिए कनिष्क को हराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा, ये याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से याद रखना, ठीक है? ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से याद रखना, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चंस क्या करा? यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चंस करा भाई कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ है? बताइएगा आप, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? सब लोग बताएंगे प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें भाई। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जी? प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या होगा कि कौशाम्बी होगा कि उज्जैन होगा कि वैशाली होगा? बिल्कुल शंकर जी उज्जैन बता रहे हैं। लव यानी कि पप्पू जी शी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल सभी लोग का जवाब होना चाहिए, ठीक है? अब समझ गए, आप लोग को समझाना कम पड़ेगा। बात हम समझ गए। समझाते हैं तो भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा? सब लोग बताएँगे, कहाँ हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगा जी? उज्जैन हो जाएगा, ठीक है? अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो देखिए उज्जैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से याद रखना है, ठीक है? ये आप लोग को क्या करना है, प्रॉपर तरीका से आप लोग को याद रखना है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या करा है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चंस करा भाई कि निम्न में से कौन-सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? निम्न में से कौन-सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? सब लोग बताएँगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो निम्न में से कौन-सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चंस का, ठीक है? सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए बताइए निम्न में से कौन-सा भारत आने वाला पहला जहाज है? एलिजाबेथ होगा कि बंगाल होगा कि रेड ड्रैगन होगा कि मेफ्लावर होगा? चलिए बिल्कुल, बिल्कुल पप्पू जी शी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल, याद रखिएगा यानी कि द 7 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेड ड्रैगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? रेड ड्रैगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है? जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से याद रखना है, ठीक है? ये आप लोग को क्या करना है, प्रॉपर तरीका से याद रखना है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चंस क्या करा? यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चंस करा कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा जो फरमान प्राप्त अ, प्रदान किया गया था, वो कब प्रदान किया गया था? सभी बताएँगे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? सभी बताएँगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? सभी बताएँगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो ठीक है? चलिए जी, क्लास को शेयर करेंगे भी। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते। बिल्कुल, याद रखिए कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा भाई, 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चंस क्या करा है। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चंस करा भाई कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ये सब पढ़ाए थे, ठीक है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएँगे? 9 नंबर क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। सब लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे 9 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा? जो मौली सिंह जी बी बता रहे हैं और बताएँगे, पप्पू जी सी बता रहे हैं। चलिए सभी लोग का यहाँ पर जवाब आना चाहिए, ठीक है?
बताइए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं भाई 9 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? याद रखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगल्स हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ठीक है? ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? क्वेश्चंस आप लोग के सामने है। क्या करा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया है कि अब विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल। यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो? बिल्कुल। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। याद रखिए कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है? कराची अधिवेशन 1931 में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था पता है? इसका अध्यक्षता किसने किया था जी? याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है? सरदार सरदार देखिएगा हमको लिखने भी नहीं आ रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है? ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है? लौह पुरुष के नाम से किनको जानते हैं जी? लौह पुरुष के नाम से इन्हीं को जानते हैं, ठीक है? लौह पुरुष के नाम से किनको जानते हैं? तरह इन्हीं को जानते हैं, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जी? सब लोग जवाब देंगे, ठीक है? अरे भाई नौका छोटू राणा जी कहाँ पढ़े हैं आप? चलिए यहाँ पर जवाब देंगे लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा है जो कब आता है? सब बताएंगे लघु ज्वार भाटा है जो कब आता है? सब लोग का यहाँ पर जवाब आना चाहिए, ठीक है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? ठीक है? सभी बताएँगे लघु भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन, कि अमावस्या के दिन, कि शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, कि शुक्ल पक्ष नवमी के दिन? चलिए बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? लघु ज्वार भाटा कब आता है जी? तो हम लोग जानते हैं कि लघु जो ज्वार भाटा आता है वो कब आता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है, ठीक है? शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है? शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है, ठीक है? यानी कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो देखिए शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के पेरिडोटाइट परत है। पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। कौन सा होगा? मेंटल होगा कि ऊपरी भूपटल होगा कि आंतरिक अंतरम होगा अंतरतम होगा कि बाह्य अंतरतम होगा? चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है कौन होगा? यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सब लोग, ठीक है? सभी लोग क्या करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सभी लोग बैठे हैं बस खाली, ठीक है? जवाब किन्हीं को नहीं आ रहा है देने। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊपरी भूपटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपरी भूपटल हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ऊपरी भूपटल हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही है, ठीक है? जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिए कोयला किस प्रकार का चट्टान है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कोयला किस प्रकार का चट्टान होगा? कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला है जो किस प्रकार का चट्टान है? सभी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो? कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तब ना लाइव नहीं आते हैं, इसलिए लाइव नहीं आते हैं। भाई जवाब नहीं देते हैं, सोचिए। अरे गलत आता है गलत दीजिए, सही आता है सही दीजिए, उतना क्या है, डरने की क्या बात है? चलिए बताइएगा कोयला किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान होगा, कायांतरिक चट्टान होगा, रूपांतरण चट्टान होगा कि अवसादी चट्टान होगा? चलिए बिल्कुल, बिल्कुल सभी लोग का जवाब आ रहा है। मौली सिंह जी डी बता रहे हैं, चलिए बिल्कुल। पप्पू जी बिल्कुल सी बता रहे हैं। चलिए सभी लोग का यहाँ पर जवाब आ रहा है। याद रखिएगा कोयला किस प्रकार का चट्टान होगा? तो याद अवसादी चट्टान होगा भाई। याद रखिए कोयला है जो याद रखिएगा अवसादी चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कोयला को क्या, कोयला को याद रखिएगा
कोयला तो याद रखिएगा काली या भूरे रंग के दोनों प्रकार की होती है। काली और भूरा रंग के भी होता है कोयला, ठीक है? भूरा रंग का भी कोयला होता है, ठीक है? लेकिन याद रखिए कोयला को हम लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं। कोयला को याद रखिएगा काला सोना भी कहते हैं। कोयला को याद रखिए काला सोना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? कोयला को याद रखिए काला सोना के नाम से भी जानते हैं, ये भी बात आप लोग को याद रखना है। लेकिन याद रखिए कोयला पहले कितने प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? कमेंट बॉक्स में बताएँगे सब लोग, ठीक है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन-कौन हो जाएगा? पहला याद रखिए एंथ्रासाइट हो जाएगा। एंथ्रासाइट हो जाएगा, पहला एंथ्रासाइट हो जाएगा। दूसरा की बात की जाए बिट्टुमिनस हो जाएगा, बिट्टुमिनस हो जाएगा। तीसरा की बात किया जाए लिग्नाइट हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा और चौथा की बात किया जाए पीट हो जाएगा, जो कि सबसे घटिया कोयला माना जाता है। पीट है जो सबसे घटिया कोयला माना माना जाता है और सबसे उच्चतम कोयला याद रखिएगा एंथ्रासाइट माना जाता है। सबसे घटिया कोयला पीट माना जाता है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा क्या होती है? चलिए बताइएगा प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा क्या होती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? चलिए जवाब दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल। चलिए बताइएगा प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा क्या होती है? सभी लोग शेयर करेंगे क्लास को, आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्लास के जी। क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है? नहीं आप लोग जवाब देते हैं। अरे भाई नहीं आता तब पर भी जवाब दो, बोल रहे हैं, ठीक है? गलत होता है तभी ना सुधार होता है कुछ चीज़। पहले गलत होगा तब सुधार होगा, ठीक है? चलिए जवाब दीजिएगा प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, क्या होती है? तो हमेशा याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम से क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है? जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चंस क्या करा है? यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चंस करा है कि हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? हुबर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? सब लोग बताएंगे हुबर बांध है जो किस नदी पर अवस्थित है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हुबर बांध किस नदी पर अवस्थित है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? समीर हुसैन जी गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए क्लास कीजिए, ठीक है? तो याद रखिए 15 नंबर क्वेश्चंस की बात किया जा रहा है भाई, ठीक है? 15 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। कोलोराडो नदी पर है, ठीक है? कोलोराडो नदी पर अवस्थित है, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है? ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है लिखित में से कौन सा भारत के विभाजन का भाग नहीं है? चलिए बताइएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो 16 नंबर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यानी कि इन लोगों का यानी कि हल्का-हल्का सा ये सवाल यानी कि सब दिन तो हल्का-हल्का लगाए हैं, सब दिन हल्का-हल्का सवाल पढ़े हैं, सबको हल्का-हल्का चाहिए सवाल, तब टिकेंगे नहीं तो नहीं टिकेंगे। भाई हल्का-हल्का एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है? जो पढ़ रहे हैं ना कहीं पर भी, नहीं आएगा, ठीक है? एक नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक है? पश्चिमी और क्या हो जाएगा? पूर्वी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। समझाते हैं तो भाग जाते हैं, समझाते हैं हम तो भाग जाते हैं। भाई चलो टिक ही मरा के चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घाटा हमको थोड़े ना होगा, आप लोग का होगा घाटा, ठीक है? 17 नंबर क्वेश्चंस करा कि निम्नो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? निम्नो बाजगो नामक बांध है जो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर अवस्थित है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप लोग जवाब दीजिएगा निम्नो बाजगो बांध नामक नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर अवस्थित है? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए बताइएगा। बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा भाई, याद रखिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है? जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, सिंधु नदी पर होगा। किस नदी पर होगा? सिंधु नदी पर होगा।
जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। निम्नो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तैयार रखिए सिंधु नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? तैयार रखिएगा सिंधु नदी पर अवस्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा प्रॉपर तरीका से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न क्या करा देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कृषि उत्पादक उत्पादकों की गुणवत्ता खाली स्थान से बताई जाती है। कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता खाली स्थान से बताई जाती है। क्या बताई जाती है? एक मार्ग कि नाफेड कि मार्कफेड कि कमफेड? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे जवाब देंगे। यानी कि कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता खाली स्थान से बताई जाती है। क्या बताई जाती है? यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल, किरण यादव जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल अजीत कुमार जी भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। याद रखिए 1 मार्क क्या हो जाएगा? 1 मार्क। 1 मार्क बताई जाती है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल 1 मार्क बताई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? चलिए बताइएगा महाराष्ट्र जो राज्य है वो कितने राज्यों से घिरा है? चलिए बताइएगा। महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? चलिए बताइएगा सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो? सभी लोग यहाँ पर जवाब आना चाहिए, ठीक है? और क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे और बताएँगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो? बिल्कुल, बिल्कुल। सभी लोग का जवाब आ रहा है। बहुत लोग बी लगा रहे हैं, कोई डी लगा रहे हैं। चलिए, याद रखिएगा हमेशा 6 राज्यों से घिरा है भाई। महाराष्ट्र राज्य है ना जी, याद रखिए 6 राज्यों से घिरा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 राज्य का नाम भी आप लोग को बता देते हैं, ठीक है? 6 राज्य का नाम भी बता देते हैं, ठीक है? कौन-कौन हो जाएगा पहले याद रखिएगा। कौन-कौन होगा सब देखिएगा। पहले देखिएगा यानी कि पहले क्या हो जाएगा गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात के हो गया। दूसरा की बात किया जाए मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा की बात किया जाए तीसरा कौन होगा जी? तीसरा याद रखिए कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। चौथा की बात किया जाए याद रखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और पाँचवा की बात किया जाए याद रखिए तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। और छठा हो जाएगा गोवा। कौन हो जाएगा? छठा गोवा हो जाएगा, ठीक है? छठा कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्योंकि भाई राजधानी भी पूछेगा। आप लोग के एग्ज़ाम में याद रखिएगा राजधानी भी पूछेगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चंस क्या करा। देखिए ये सब क्वेश्चंस सभी लोग बताएँगे। झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था? ऐसा क्वेश्चन चाहते हैं कि हल्का-हल्का क्वेश्चन चाहिए इन लोगों को। हल्का-हल्का पढ़ना है भाई, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। हम देखे हैं बहुत लोग यूट्यूब पर भी बहुत हल्का-हल्का पढ़ाते हैं। व्यू खाली, टीआरपी के लिए। टीआर और व्यू के लिए। चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा जो? बिल्कुल, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा जी? याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन्स का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है? ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है? ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा। आप लोग को पता होनी चाहिए, पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था जी? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? चलिए बताइए तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? किनको-किनको पता है? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? सभी लोग बताएँगे बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग। याद रखिएगा कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक है? 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। और याद रखिएगा बिहार से फिर उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है? बिहार से फिर उड़ीसा अलग हो गया। बिहार से फिर उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? याद रखिए 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। 1936 ईस्वी में लगा हुआ था। सेशन को लाइक करेंगे जी, बहुत कम बच्चे लोग लाइक किए। सेशन को लाइक कर दीजिए पहले, ठीक है? 1936 में लगा हुआ था, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा उड़ीसा तो अलग हो गया, लेकिन बताइएगा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से झारखंड याद रखिएगा 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, ठीक है? ये बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन्स क्या करा है? 21 नंबर क्वेश्चन्स करा कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में कौन है जो शामिल नहीं है? सभी लोग बताएँगे संघीय कार्यपालिका में कौन है जो शामिल नहीं है? सभी लोग बताएँगे, ठीक है? राष्ट्रपति होगा कि प्रधानमंत्री होगा कि भारत के महान्यायवादी होगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा?
संघीय कार्यपालिका में कौन नहीं शामिल है? अजीत कुमार जी बिल्कुल सी बता रहे हैं और बताएँगे सब लोग, ठीक है? सभी बच्चे लोग का जवाब आना चाहिए। किरण यादव जी सी बता रहे हैं, चलिए। बिल्कुल, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन में क्या आ जाएगा जी? याद रखिएगा डी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा क्या हो जाएगा? परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर का प्रावधान किया गया यानी कि जीएसटी का प्रावधान किया गया है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा रुकिएगा, कॉल कौन कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सब लोग, ठीक है? 22 नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे? जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल याद रखिएगा अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 279 का ये हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 279 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है? ये आप लोग को याद रखना है। और बात किया जाए कि भारत में सर्वप्रथम भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो याद रखिए भारत में जीएसटी याद रखिए 2017 में लागू हुआ था, ठीक है? 2017 में लागू हुआ था। कौन लागू किया था? मोदी जी। और कौन करेंगे? मोदी जी किए थे, ठीक है? ये भी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, चलिए बताइए। अरे भाई सेशन को लाइक कर दो, कम से कम लाइक भी नहीं कर रहे हैं जी, 10 लाइक नहीं पुराते हैं। इतना मेहनत करते हैं तब पर भी नहीं यानी कि आप लोग लाइक करते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 30 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 30 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, आप लोग जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 243 का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा क्या होगा? संविधान की आत्मा क्या है? सभी बताएंगे संविधान की आत्मा क्या है? संघीय ढांचा होगा कि प्रस्तावना होगा कि मौलिक अधिकार होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा? चलिए बताइएगा सभी लोग, संविधान की आत्मा क्या है? बिल्कुल, इसमें आप लोग को गलत नहीं करना है। देखिए बहुत लोग गलत भी कर रहे हैं भाई, बहुत लोग गलत भी कर रहे हैं, क्या बात है भाई। याद रखिएगा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना को याद रखिए संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसको कहा था? अंबेडकर जी ने किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है। ये भी बात आप लोग को याद रखना, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। और याद रखिए प्रस्तावना यहाँ पर आ गया भाई, प्रस्तावना की बात आ गया है तो याद रखिए प्रस्तावना पहले बताइएगा प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिए गए? तो हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना का विचार के संविधान से लिया गया। लेकिन याद रखिएगा आप लोग को पता होनी चाहिए जो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भाई। वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी बात आप लोग को याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया? डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किससे लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी बात आप लोग को याद रखना है। मौलिक अधिकार या कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया।
कहाँ से जी? तो रखिएगा अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए और याद रखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रखिएगा ये लिया गया है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया। इतना बात आप लोग को याद करते चलना है, ठीक है? इतना बात आप लोग को याद करते चलना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 26 नंबर क्वेश्चन करा कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? चलिए बताइएगा। सभी लोग बताएंगे, ठीक है? ध्यान से पहले सवाल पढ़िए फिर जवाब दीजिए, ठीक है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कौन कौन जवाब देते हैं? सब लोग जवाब दीजिए तो। अजीत कुमार जी भी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है? चलिए सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है? बैठे मत रहिएगा और क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है? आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं भाई। बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन करा है कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। चलिए बताइएगा यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है और एग्जाम ओरिएंटल सब सवाल है, ठीक है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तर क्या होगा? जो 27 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सभी लोग जवाब दे रहे हैं। सभी बच्चे लोग का जवाब आ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है? जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है? विवेक की स्वतंत्रता में हो जाएगा। विवेक की याद रखिएगा स्वतंत्रता में हो जाएगा, ठीक है? ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्न में से कौन है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई? चलिए बताइए निम्न में से कौन है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि आपसी भाईचारे की भावना को उजागर करना क्या मौलिक कर्तव्य है? बिल्कुल है, ये बिल्कुल है भाई। राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है भाई। बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है? ये भी सही है, ठीक है? लेकिन वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? क्या वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना क्या मौलिक कर्तव्य है भाई? नहीं है, ठीक है? ये नहीं है, ठीक है? ये नहीं है और भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये सब है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? जो देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा सवाल बन जाएगा, ठीक है? क्या करा? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? यानी कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो बहुत अच्छा शंकर जी। चलिए और जवाब देंगे। अरे भाई कभी भारी भी सवाल पढ़ा करो, ठीक है? हल्के सब दिन पढ़िएगा। हल्के सब दिन पढ़िएगा जी। बहुत लोग यानी कि भाग जाते हैं क्लास छोड़कर। यानी हल्के सब दिन पढ़िएगा। हल्का पढ़ाने वाले बहुत है। बहुत बोल रहे हैं ना हम छोटा चैनल है भाई। लेकिन बहुत है बड़ा-बड़ा चैनल हल्का-हल्का पढ़ाता है, सामने आता है, बहुत चीज़ बकता है कि ये आएगा, वो आएगा। ठीक है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिए ज्ञानी जेल से हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ज्ञानी जेल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा जी? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा प्रॉपर तरीका से याद रखिएगा, ठीक है? ये आप लोग क्या कीजिएगा प्रॉपर तरीका से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर नंबर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। क्या करा है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो
30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो पंडित जी बोल रहे हैं हल्के है। चलिए बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? चलिए जी, राहुल पंडित जी सबसे पहले जवाब देंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। किरण यादव जी जवाब दिए हैं और बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सेशन को लाइक करिए भाई, सेशन लाइक भी तो कर दीजिए। लाइक आप लोग क्यों नहीं करते हैं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो हम लोग याद रखिएगा, सभी मतों का समान मूल्य का विधान नहीं है, ठीक है। सभी मतों का समान मूल्य का विधान नहीं है। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। सभी मतों का समान मूल्य से यानी कि समान मूल्य नहीं है, ठीक है। सभी मतों का समान मूल्य नहीं है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा भाई कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा अगर लगाया जाता है कोई रुकावट, लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है, कि निजीकरण कहलाता है, कि संरक्षण कहलाता है, कि उदारीकरण कहलाता है? 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए शंकर जी कहाँ हैं आप जी? सभी कैसे होगा भाई? कहाँ पर आप हैं? चलिए जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? बहुत बार पढ़ाए हैं आप लोग को। जो जुड़े होंगे हमसे यानी कि शुरू से याद रखिए, उनको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। उदारीकरण कहलाता है भाई, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। उदारीकरण कहलाता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये आप लोग क्या करेंगे? प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे, ठीक है। ये आप लोग को क्या करना है? प्रॉपर तरीका से याद रखना। लेकिन एग्जाम में देखिएगा पूछा जाएगा क्या, भारत में यानी कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के मॉडल को कब अपनाया गया था? ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उदारीकरण देखिए हम लिख देते हैं क्योंकि जरूरी है भाई, एग्जाम में सब पूछा जाता है, ठीक है। उदारीकरण हो गया, और भी याद रखिएगा, उदारीकरण हो गया, निजीकरण, निजीकरण, और याद रखिएगा वैश्वीकरण, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मॉडल को कब अपनाया गया था? मॉडल को कब अपनाया गया था बताइएगा? मॉडल को कब अपनाया गया था? चलिए बताइएगा कब अपनाया गया था? 1991 ईस्वी में। कब अपनाया गया था? तो रखिएगा 1991 ईस्वी में अपनाया गया था, ठीक है। 1991 ईस्वी में अपनाया गया था। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन करा कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? जब यानी कि औसत उत्पाद अधिकतम होगा, जब औसत उत्पाद अधिकतम होगा तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए यहाँ पर जवाब देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो ठीक है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये देखिएगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई, इसलिए आप लोग को टफ लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े ही नहीं है, इसलिए आप लोग को टफ लग रहा होगा सवाल, ठीक है। बिल्कुल, याद रखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सीमांत उत्पाद क्या रहेगा? बढ़ रहा होगा। जब औसत उत्पाद अधिकतम होगा तो सीमांत क्या होगा? घटेगा जी। सीमांत उत्पाद क्या होगा? बढ़ेगा ही, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र, निजी मतलब अपना होता है, ठीक है। निजी क्षेत्र वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। चलिए बताइएगा, निजी मतलब अपना हुआ, सार्वजनिक मतलब सरकार की, ठीक है। सार्वजनिक मतलब सभी लोग का हो जाता है, जैसे आप लोग देखो खेत उत होता है ना जी। निजी मतलब अपना, अपना हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या कह रहा है जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अलग किस आधार पर करते हैं? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो
सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल याद रखिए स्वामित्व के आधार पर करते हैं। किस आधार पर करते हैं? स्वामित्व के आधार पर करते हैं भाई, स्वामित्व के आधार पर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल जो भी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस है, ठीक है। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चंस का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। सकल घरेलू उत्पाद, एक ठो सूत्र भी होता है, सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है? जीडीपी, सॉरी यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद के मापन का सूत्र होता है जीडीपी। जीडीपी पी बराबर याद रखिए उपभोग होता है प्लस सकल निवेश होता है प्लस क्या होता है? सरकारी खर्च होता है, जिसमें प्लस क्या होता है? निर्यात और माइनस आयात होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है, ये देखिएगा ये सब इकोनॉमिक्स में होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? 35 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जी, चिंता मत कीजिएगा, क्लास के बाद आप लोग को पीडीएफ डाल देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग क्या कीजिएगा? जवाब दीजिएगा, ठीक है। कब किया गया था? देखिए ये सब में भी गलत करते हैं आप लोग, देखिए कितना यानी कि लो क्वालिटी है जी। चलिए बताइए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? भाई सब हल्का-हल्का पढ़ कर चुके हैं, हल्का-हल्का पढ़े हैं सब, तब नहीं बन रहा है ये सब। ये सब एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। हल्का-हल्का पढ़ते हैं तो होगा रिजल्ट जी, ये लग रहा है आप लोग को। कभी नहीं होगा, ठीक है। वो सब तो व्यूज़ के लिए वो सब करता है, ठीक है, कि हमको यानी कि छोड़ कर ना जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। किरण यादव जी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। नहीं तो ईगर क्लासेस सर्च मारिए टेलीग्राम पर, ईगर क्लासेस सर्च मारिए, आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। ऑप्शन में क्या जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? 1961 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो हमेशा याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, याद रखिए जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए ईगर क्लासेस, ठीक है, आ जाएगा। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है कि 8वीं योजना की प्रकृति थी। 8वीं योजना की प्रकृति क्या थी? 8वीं योजना की प्रकृति थी, बताइएगा 8वीं योजना की प्रकृति क्या थी? सब लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्रवीण कुमार जी बिल्कुल सी बता रहे हैं और बताएंगे सब लोग, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर जी, अभी अभी इनका सवेरे हुआ। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है? चलिए बताइएगा 8वीं योजना की प्रकृति थी क्या थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि केंद्रीभूत नियंत्रण की और दिशा निर्देशन की हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कैसी होती है? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कैसे होता है? ऑप्शन ए तरलता बढ़ाती है, ऑप्शन बी है तरलता घटाती है, ऑप्शन सी है तरलता को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन डी है दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। चलिए यहाँ पर जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता को क्या करती है? घटाती है। जब याद रखिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है ना, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है देखिए तरलता में क्या होती है? घटता है, ठीक है। तरलता क्या होता है? घटता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? इसको गलत मत कीजिएगा। करा कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था?
राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? सभी लोग बताएँगे। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? सभी लोग बताएँगे, इसमें गलत आप लोग को नहीं करना है, ठीक है? चलिए बताइए, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? इसमें देखिए बहुत लोग गलत कर रहे हैं। देखिए कितना अनकियत है, गलत कर रहे हैं अभी भी। याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और भी बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिए सही कथन का आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। यानी कि जो निवेश गुणक होता है, निवेश गुणक होता है जो एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। कौन सा होगा जी? निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? यानी कि तुक्का मार रहे हैं बोल रहे हैं। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? सभी लोग का यहाँ पर जवाब आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार नीति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? व्यापार नीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो क्या पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक प्रकृति को साफ बनाए रखने में का कार्य करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक है जो प्रकृति को साफ बनाए रखने का कार्य करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक है जो प्रकृति को साफ बनाए रखने का कार्य करता है? चलिए यहाँ पर जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। चलिए जवाब दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखिए क्या हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा, ठीक है। तुक्का भी सटीक नहीं लग रहा है। चलिए अपघटक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अपघटक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया है जो सम्मिलित नहीं है? वर्षण होगा कि वाष्पीकरण होगा कि संघनन होगा कि संचलन होगा? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। अच्छा से पढ़ेंगे तब ना सही होगा भाई। अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो सही नहीं होगा, ठीक है। हल्का-हल्का पढ़िएगा तो नहीं सही होगा। एगो 5 बजे क्लास आते हैं, वो बहुत हल्का-हल्का पढ़ाते हैं सर। 5 बजे क्लास आते हैं, बहुत हल्का-हल्का एकदम। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। हुँ। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? हाँ, में बिहार पुलिस में पूछा जाएगा मद्य निषेध में। ये सब पूछा अथी करते हैं। तो याद रखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संचालन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिएगा बर्षण तो होबे करता है भाई, वर्षा नहीं कि वर्षा नहीं होता है जी। जल चक्र मतलब क्या? मतलब वर्षा हुआ, फिर क्या होगा? धरती पर आया वो पानी, पानी आया धरती पर, फिर याद रखिएगा सूरज का प्रकाश पड़ेगा, तो बाष्पीकरण नहीं होगा जी। बाष्पीकरण होगा, फिर क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। संघनन मतलब बादल बनेगा, ठीक है। संघनन मतलब क्या? बादल बनेगा, ठीक है। संघनन मतलब बादल बनेगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। संघनन मतलब बादल, पहले देखिएगा वर्षा होगा, वर्षा के बाद बाष्पीकरण होगा, धरती पर आएगा तो बाष्पीकरण होगा। अब बाष्पीकरण होकर के याद रखिए संघनन मतलब बादल बनेगा और फिर से वर्षा होगा, वही प्रक्रिया दोहराएगा, लेकिन संचालन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं सर? ऐसा हल्का लाएँ भाई। बताइए हल्का लाएँगे तो बोलिए, कल से ले आएँगे, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल भारत में जैव विविधता तप्त स्थल है? चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल भारत में जैव विविधता तप्त स्थल है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हल्का बोलेंगे तो हल्का बहुत ले आएँगे। इतना हल्का कि मज़ा आ जाएगा क्लास करके, ठीक है?
निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल भारत में जैव विविधता तप्त स्थल है? पश्चिमी हिमालय होगा, कि पूर्वी घाट होगा, कि मध्य पठार होगा, कि पश्चिमी घाट होगा? चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा तो? भारत का राष्ट्रीय फल क्या होगा बच्चों? आम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होगा जी? बताइए जी। इसका सही उत्तर क्या होगा 43 नंबर क्वेश्चन का? निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल भारत में जैव विविधता तप्त स्थल है? याद रखिए जैव विविधता तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट की बात किया जा रहा है। हॉट स्पॉट देखिएगा हॉट स्पॉट मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं, याद रखिएगा मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं समझिएगा, ठीक है? मोबाइल वाला हॉट स्पॉट मत समझिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है? पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। जो भी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जो? अगला प्रश्न करा भाई कि जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आएगा। याद रखिए सभी हम उठा लिए, ठीक है? साइंस का भी देखिएगा 25 क्वेश्चंस आएगा, 20-25 क्वेश्चंस यानी 75 क्वेश्चंस टोटल है। ठीक है? तो साइंस का भी क्वेश्चंस आएगा, ठीक है? तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, साइंस जिनको पढ़ना है, साइंस कौन-कौन 12 बजे देखे हैं जी? 12 बजे के क्लास में कौन-कौन साइंस देखे हैं? साइंस एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ाएँ, देख लीजिएगा नहीं तो। 1 घंटा लगा है पढ़ाने में, साइंस रेलवे वाला था, लेकिन याद रखिएगा साइंस इतना बढ़िया से पढ़ाए ना कि कुछ कह ही नहीं सकते। 25 क्वेश्चंस को यानी कि हर एक पॉइंट को 5-5 यानी कि अथी में तोड़े हैं। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा कुल जैव विविधता का संरक्षण हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन ये सब है ना खाली बिहार पुलिस के लिए नहीं है। याद रखिए बिहार एसएससी के अगर फॉर्म डाले हैं ना तो बिहार एसएससी के लिए भी क्वेश्चन रामबाण होगा। ठीक है तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। ठीक है चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सॉरी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। ठीक है ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। चलिए बिल्कुल जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है। देखिएगा 2-3 ठो क्वेश्चन से जो याद रखिएगा 2-3 ठो क्वेश्चन याद रखिए कंप्यूटर का भी है क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार पहले सेशन को लाइक कर दीजिए भाई सेशन को प्लीज आप लोग से अनुरोध है इतना मेहनत कर रहे हैं तो याद रखिए लाइक कर दीजिए। ठीक है चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है यानी कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को क्या कर सकती है स्वीकार कर सकती है यानी कि अपनी ओर ले सकती है डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है यानी कि डाटा को प्रोसेस भी करती है तथा आउटपुट क्या करती है उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। क्या कहलाती है इनपुट कहलाती है कंप्यूटर कहलाती है कि सॉफ्टवेयर कहलाती है कि हार्डवेयर कहलाती है। चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो भाई। ठीक है यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है देखिएगा सब चीज स्टोर कर रहा है भाई। यहाँ पर देखिएगा आप लोग गलत कीजिएगा मत। ठीक है यहाँ पर सवाल पढ़िएगा बढ़िया से ये सब चीज स्टोर कर रहा है। सब चीज स्टोर कौन करता है सब चीज स्टोर कौन करेगा क्या इनपुट करेगा भाई। इनपुट तो याद रखिए कंप्यूटर का हिस्सा है। इनपुट कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है जी ये सब इनपुट है जो याद रखिए कंप्यूटर का हिस्सा है। लेकिन याद रखिए कंप्यूटर है जो सब चीज यानी कि क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है यानी कि डाटा प्रोसेस भी कर सकता है आउटपुट उत्पन्न भी कर सकता है परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी कर सकती है यानी कि कुछ भी चीज को स्टोर भी कर सकती है। ठीक है तो याद रखिए कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जो बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग का सही है। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन होगा सीपीयू होगा कि कॉम्पैक्ट डिस्क होगा कि मॉनिटर होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। सीपीयू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सीपीयू होगा जी
चलिए देखिएगा यहाँ पर सीपीयू होगा, सीपीयू कंप्यूटर की कह रहा है, ध्यान से बात सुनिएगा पहले, ठीक है? आप लोग ऐसे यानी कि उत्तर दे देते हैं, यह में गलत हो जाता है, ठीक है? यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो सीपीयू तो ये तो बाहर से रहता भाई, चलिए ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क ये भी नहीं होगा। मॉनिटर होगा, नहीं होगा, ठीक है? मॉनिटर ये इसका हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा? ऑफिस हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? समीर हुसैन जी बोल रहे हैं कि हम चुपचाप हैं, ठीक है? कहाँ से लाते हैं क्वेश्चंस भाई? पढ़े होंगे हल्का ना, तो यही से लग रहा है, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने देखिएगा जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूट, जेमिनी एक्सपी 1200 जेमिनी 2.0 फ्लैश में दो प्रायोगिक अपग्रेड पेश किए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर गलत किए ना तो बहुत पिटाई होगा, ठीक है? आप लोग को गलत नहीं करना भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। सेशन को लाइक कर दीजिए ना, आप लोग सेशन को लाइक काहे नहीं करते हैं? लाइक कर दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर बी होगा, गूगल का हिस्सा है भाई। जेमिना किसका हिस्सा है? गूगल बाबा का, बिल्कुल याद रखिए। जेमिना है जो किसका हिस्सा है, किसका आती है? गूगल का है। किसका है? गूगल का हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा, देखिएगा यहाँ पर, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदान हुआ है। कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा मतदान कहाँ हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ है सबसे ज्यादा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है? याद रखिएगा, आप लोग को करेंट अफेयर्स तैयार करना है तो याद रखिएगा 1 साल का ज़रूर तैयार कीजिएगा, ठीक है? 1 साल का ज़रूर आप लोग तैयार कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत यानी कि 1 साल का भी पूछा जाता है, 2024-25 का पूछेगा, सोचिएगा, ठीक है? बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिए धुबरी असम हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करें, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बहरीन के दक्षता पदक यानी कि प्रथम श्रेणी में श्रेणी से सम्मानित किया गया? यानी कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बहरीन के दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा ऑप्शन नीचे है, ठीक है? किसको जी? दक्षता पदक से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रवि पिल्ली को। किसको? डॉक्टर रवि पिल्ली को सम्मानित किया गया। डॉक्टर रवि पिल्ली को सम्मानित किया गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बिल्कुल लेंगे, चिंता मत कीजिए किरण यादव जी, बिल्कुल लेंगे क्लास, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा, देखिएगा यहाँ पर एक कॉमन नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? देखिएगा ये यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आ गया। साइंस का क्वेश्चन आ गया भाई, 25 क्वेश्चन से याद रखिए साइंस का रहेगा। 25 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, ठीक है? सर मैं न्यू हूँ, क्या डेली क्लास होता है? बिल्कुल डेली क्लास होता है, ठीक है? साइंस का 25 क्वेश्चन है भाई, क्योंकि साइंस का पूछा जाता है इसलिए हम साइंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर साइंस में यानी कि 30 में से 25 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन सही करते हैं, बहुत अच्छा भाई, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले साइंस पर पकड़ बनाइए, ठीक है? उसके बाद स्टैटिक पर पकड़ बनाइए, ठीक है? फिर बिहार जी के हल्का हल्का पहले देखिएगा, आप लोग को बता रहे हैं, जो ज्यादा नंबर का है उसको पहले तथ्य कीजिए, ठीक है? साइंस पढ़िए, साइंस आप लोग को पढ़ना है, साइंस पढ़िए, बिहार जी के पढ़ना है, ठीक है? बिहार जी के कम समय बचा है, बिहार जी के पढ़ लीजिए, ठीक है? और याद रखिएगा, बिहार जीके के बाद याद रखिएगा यानी कि स्टैटिक पढ़ लीजिए। स्टैटिक से 10 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? फिर हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है? हिंदी पढ़ लीजिए। ये सबको पढ़ लीजिए, ठीक है? मैथ जिनको आता होगा तो यानी कि पाँचों मैथ पूछेगा तो यानी कि 2-3 मैथ आप लोग को बना ही लेना है। बहुत ही हल्का-हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी?
हुक के नियमानुसार कम विरूपण के लिए प्रतिबल बराबर क्या होता है? विकृति होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिएगा अगला प्रश्न करा है कि शब्द इंसोलेशन जिसे आत्मन का अर्थ है। शब्द इंसोलेशन यानी कि आत्मन का अर्थ क्या होगा? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो क्या बोल रहे हैं? नहीं आता है सर, मैथ नहीं आता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैथ बनाने की देखिए 2-3 ठो रहता है जो 10th लेवल पर रहता है, ठीक है? हम देखे हैं। 2-3 4 ठो याद रखिए 10th लेवल पर रहता है। 10th लेवल पर अगर पढ़े होंगे मैथ आ जाएगा, ठीक है? और लड़की होगी तो वो तुरंत ल ले आप लोग तो ऐसे ले आएँगे जी। वो भी यानी कि कौन अच्छी माल कैटेगरी में आते हैं। एससी होंगे तो रिज़ल्ट हो जाएगा 35 नंबर पर सोचिए 35 नंबर पर तुक्का मार के आप लोग सही कर सकते हैं 35 नंबर। यानी कि 100 में यानी कि अगर 20 ठो भी आता है ना, तो यानी कि 20-25 ठो यानी कि तुक्का मार के आप लोग कर लेंगे सही। और एससी में आते हैं तब, वो एससी वाला के तुरंत हो जाता है रिज़ल्ट। भाई एक ठो लड़की यानी कि हमको साथ पढ़ती थी, वो यानी कि मतलब कुछ नहीं जानती थी। उसको रिज़ल्ट हो गया सोचो, बिहार पुलिस में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आने वाली सौर विकिरण हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? यहाँ पर अगला प्रश्न करा है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल चलिए बताइएगा वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। चलिए सभी लोग बताएँगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो होगा मतलब 45-46 मतलब 50 के टारगेट रखिए, ठीक है? 50 के आप टारगेट रखिए कि 50 सही करना है, ठीक है? हो जाएगा रिज़ल्ट लड़की हैं तो हो जाएगी, ठीक है? ओबीसी के लिए ये सब है। तो याद रखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। क्या ले जाती है जी? जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। क्या ले जाती है? द्रव्यमान ले जाती है कि ध्वनि ले जाती है कि ऊर्जा ले जाती है कि विभवांतर ले जाती है? सब लोग बताएँगे। देखिएगा इसमें बहुत लोग गलत भी करेंगे, ठीक है? जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? हम लोग जानते हैं कि भाई एनर्जी ले जाती है। कौन क्या ले जाती है? ध्यान रखिएगा एनर्जी ले जाती है, ठीक है? ये आप लोग को याद रखना है, एनर्जी ले जाती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चंस क्या करा भाई? यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चंस करा कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? चलिए बताइएगा एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा? चलिए यहाँ पर जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए जी सेट में मेरा 60 में 65 आता है। वाह! क्या बात है भाई। अच्छा है। तब 45 यानी कि तब 40 से अति कीजिएगा, ठीक है? 40 से सही कर लीजिएगा, 45 में रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है? 40 नंबर आएगा यानी कि 45 में रिज़ल्ट कैसे किसे कर बोलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? याद रखिए 56 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? करा 57 नंबर क्वेश्चन से एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? चलिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा अनुदान पर परिपथ की प्रतिबद्धता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एलपीजी पंचायत की मेजबानी किसके द्वारा की गई? चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
चलिए यहाँ पर जवाब देंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एलपीजी पंचायत की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, ठीक है? याद रखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए जी 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होगा? पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होगा? जानते हैं, आप लोग को पढ़ाए हैं, यानी कि 12 बजे आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है? 12 बजे आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है? 12 बजे आप लोग को पढ़ाए साइंस में, ठीक है? सब हीरा हो जाएगा, ठीक है? हीरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा जी? यहाँ पर बी हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है? हीरा हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जो, बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ईगर क्लासेस चलता है, ठीक है? ईगर क्लासेज 7250, ईगर क्लासेस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आ जाएगा, ठीक है? 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि भारी जल का अनुभार क्या होगा? भारी जल का अनुभार क्या होगा? चलिए बताइएगा, भारी जल का अनुभार क्या होगा? सभी बताएंगे भारी जल का अनुभार क्या होगा? भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है? देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ठीक है? लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए लिंक मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिखा होगा, ठीक है? सभी चीज का है ये, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? याद रखिए 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो धातु नहीं है? आप जवाब दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। हल्का भी है, भारी भी है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन है जो धातु नहीं है? सभी बताएंगे। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? कॉपर होगा, आयरन होगा, कि मरकरी होगा, कि सल्फर होगा? सभी बताएंगे, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन है जो धातु नहीं है? सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तो रखिए सल्फर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? कह रहा है कि निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? निम्न में से किसका आकार है जो न्यूनतम है? चलिए बताइएगा, निम्न में से किसका आकार है जो न्यूनतम है, ठीक है? निम्न में से किसका आकार है जो न्यूनतम है? तो हम लोग जानते हैं कि किसका आकार न्यूनतम हो जाएगा। याद रखें, नाइट्रोजन का आकार है जो न्यूनतम है भाई। नाइट्रोजन का आकार क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। न्यूनतम किसका आकार हो जाएगा? नाइट्रोजन को हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जो, देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा। ये सब पढ़ाए हैं, ये पढ़ाए आप लोग को साइंस के क्लास में, 12 बजे साइंस का क्लास चला था, उसमें पढ़ाए थे ये सब। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? हीलियम और आर्गन में क्या समानता है जी? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? हीलियम और आर्गन में क्या समानता होगा? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? बिल्कुल याद रखिएगा, हीलियम और आर्गन की बात की जाए, हम लोग जानते हैं पहले, यानी कि हीलियम और आर्गन है जो, याद रखिएगा ये बल्ब में पाया जाता है, बल्ब में पाया जाता है। बल्ब में कौन सी गैस पाया जाता है जी? हीलियम और आर्गन। वो भी निष्क्रिय गैस है, ये दोनों है ना निष्क्रिय गैस के रूप में, ठीक है? निष्क्रिय गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है? ये बात आप लोग को याद रखना है, क्योंकि पढ़ाए हैं साइंस में, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा जी? यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है देखिएगा, बीटा क्षय परिणाम है, बीटा क्षय परिणाम है किसका? दुर्लभ नाभिकीय बल का, कि विद्युत चुंबकीय बल का, कि गुरुत्वाकर्षण बल का, कि प्रबल नाभिकीय बल का? बीटा क्षय परिणाम है किसका होगा? चलिए सब लोग बताएंगे, बीटा क्षय परिणाम है किसका परिणाम है? चलिए बीटा क्षय परिणाम है, बिल्कुल याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ठीक है? दुर्बल नाभिकीय बल का हो जाएगा, ठीक है? दुर्बल नाभिकीय बल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में
में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, सेशन को भी लाइक कर देंगे। देखिए क्या-क्या पूछ रहे हैं। अरे भाई नाम क्यों रखा है? नाम ऐसा क्यों रखा है? सहसंयोजी बंध हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है भाई कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जठर रस का पीएच मान क्या होता है? बताइएगा, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? 2 होता है कि 5 होता है कि 7 होता है कि 6 होता है? चलिए बताइएगा, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? सब बताएँगे, ठीक है? अनामिका जी, गुड इवनिंग जी। चलिए, गुड इवनिंग भाई। यानी कि आप यानी कि बहुत यानी कि लेट जुड़े हैं क्लास में, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाद आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल याद रखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जठर रस का पीएच मान याद रखिए 2 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है जी? किनको-किनको पता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताइएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सभी लोग बताएँगे तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? कौन-कौन बता सकते हैं? किनको-किनको पता है? ये आप लोग को 12 बजे की क्लास में पढ़ाए थे साइंस में, ठीक है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? सभी लोग बताएँगे रक्त का पीएच मान कितना होता है जो, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि रक्त का पी बिल्कुल, बिल्कुल सभी लोग का सही है भाई। याद रखिए 7.4 हो जाएगा, 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा क्योंकि पढ़ाए हैं हम, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सेशन को लाइक कर दीजिए ना। एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है भाई? कृषि विज्ञान का, कि पादप का, कि घास का, कि निमेटोड्स का? चलिए बताइएगा, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए सभी लोग बताएँगे, परिचय मत दीजिए, ठीक है किसी को। बाद में देते रहिएगा परिचय, ठीक है? क्लास कर लीजिए अभी, ठीक है? 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमेशा याद रखिए घास का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन-सी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? सभी लोग जवाब देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, ठीक है? चलिए निम्नलिखित में से कौन-सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रोटीन नहीं है? टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा जी। जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो सर्च कर सकते हैं ईगर क्लासेस, ठीक है? ईगर क्लासेस सर्च कीजिएगा। ईगर क्लासेज ऐसे ही सर्च कीजिएगा, नहीं तो लगा सकते हैं बाई सनोज कुमार, ठीक है? 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल याद रखिए लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास के बाद आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? कह रहा कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए बताइएगा, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक सिद्धांत का चयन किसने दिया था? चलिए जवाब देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, ठीक है? और 8 बजे जिनको भी जुड़ना रहेगा, जीके जीएस चलेगा, यूपी पुलिस का चलेगा भाई। याद रखिए यूपी पुलिस का जीके जीएस चलेगा, ठीक है? रात को 8 बजे। जिनको जुड़ना रहेगा जुड़िएगा, ठीक है? जिनको नहीं जुड़ना रहेगा नहीं जुड़िएगा, ठीक है? 5 क्वेश्चन्स और बचा हुआ है भाई। यूपी पुलिस का चलेगा रात को 8 बजे, ठीक है? जिनको जुड़ना रहेगा, क्योंकि जीके जीएस सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? जीके जीएस सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1000 क्वेश्चन्स का सला और उसमें सैलाब चला रहे हैं। याद रखिए 1000 क्वेश्चन्स जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, वही सब क्वेश्चन्स को ला रहे हैं, ठीक है? उसमें।
तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन ने, ठीक है। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी कि सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा हुआ होता है? आर्थ्रोपोडा होगा कि एनिलिडा होगा कि निमेटोडा होगा कि एकाइनोडर्मेटा होगा? चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो क्योंकि भाई याद रखिए 40 क्वेश्चंस लाएँगे, उसमें याद रखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में याद रखिए 40 क्वेश्चंस लाएँगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है? और उसको तो हम तोड़ेंगे, ठीक है? उसको एकदम तोड़ कर एकदम पूरा एकदम पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? बिल्कुल भाई जीके जीएस से किरण यादव जी जीके जीएस सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इतना नहीं कि अथी नहीं रही है, ठीक है? जीके जीएस यानी उसका अलग होगा, रेलवे का अलग जीके जीएस आता है। यानी कि बताइए आप लोग क्या यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा का खोज यानी कि 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। क्या यानी कि यूपी पुलिस में क्या कहेगा? यानी कि हड़प्पा का खोज यानी कि 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। ये होगा। जीके जीएस सब सेम ही रहता है, ठीक है? कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जो? देखिए अब 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? महाराज जी बोल रहे हैं कि ऐसा ना पूछता है सर अब स्टेटमेंट वाला पूछता है। भाई स्टेटमेंट वाला कराएँगे, ठीक है? चिंता मत कीजिए, ठीक है? भाई हम तो एनसीईआरटी शुरू कर रहे थे, लेकिन याद रखिए इतना बड़ा-बड़ा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, एनसीईआरटी शुरू कर रहे थे। एनसीईआरटी में सर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चिंता मत कीजिए भाई, आप लोग को सॉल्यूशन देंगे। जो सुबह 8 बजे बुक हो रहा है ना सॉल्यूशन, उसके बाद आप लोग को यानी कि घटना चक्र बुक का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? घटना चक्र बुक का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? सुबह 8 बजे, ठीक है? पहले ये वाला खत्म होने दीजिए, फिर घटना चक्र बुक का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? चिंता मत कीजिए, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 72 नंबर क्वेश्चन का? 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्लत्व नाशक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घटना चक्र बुक का देंगे सॉल्यूशन, चिंता मत कीजिए, ठीक है? मेरे पास सब चीज़ है, सब उपाय है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन संपुट है जो किस तंत्र का भाग है? 73 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बस खाली मतलब दिक्कत इसलिए होता है कि यानी कि अकेले सब चीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है? अकेले सब चीज़ करना रहता है, यही दिक्कत होता है मेरे साथ, ठीक है? सब चीज़ अकेले करते हैं, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं दिक्कत है। मेरे को है ना कि पीडीएफ कोई बना कर देगा ना, पूरा पढ़ाऊँगा। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बिल्कुल याद रखिए बोमेन जो संपुट है किस तंत्र का भाग होगा? तो याद रखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है? उत्सर्जन तंत्र का भाग हो जाएगा। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र का की भाग हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिए। वाइफ को साथ में बुला लीजिए सर जी। भाई शादी नहीं हुआ, ठीक है? भाई शादी नहीं हुआ, ठीक है? शादी अभी नहीं करना है, ठीक है? पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कैसे होती है? आप लोग बताइएगा पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कैसे होती है? चलिए बताइएगा एकोडर्म कोशा से, कि एंडोडर्म कोशा से, कि मेसोडर्म कोशा से, कि उपयुक्त तीनों प्रकार की कोशा से? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कैसे होती है? चलिए सब लोग बताएँगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो? सेशन को लाइक करके कम से कम 20 तो पुरा दीजिए भाई। आप लोग यानी कि हमको तरसाते हैं, जिससे तरसता है नहीं किसे, सब लोग तरसाते हैं। उसी प्रकार तरसाते हैं नहीं कि 20 कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक है? इतना मेहनत करते हैं तो 20 लाइक कर दीजिए, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेसोडर्म कोशासिस, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो? हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? 75 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या हो जाएगा जी? इसका सही उत्तर की सब लोग बताएँगे, ठीक है?
बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा भाई। चलिए, देखिएगा ये सुबह में क्लास चल रहा है भाई, जिनको भी क्लास करना है सुबह में क्लास कर सकते हैं। ये बुक का बहुत ही अच्छा तरीका से सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है? आप लोग देखेंगे जो साथ में यानी कि जो डेली क्लास करते होंगे उनको पता होगा, ठीक है? जो डेली क्लास करते हैं उनको पता होगा, ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा तरीका से करा रहे हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग को रामबाण सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया गया है। इस बुक का न्यू एडिशन बुक है, ठीक है? इसमें 15 सेट आप लोग को पढ़ाएँगे, ठीक है? अभी 4 सेट हो चुका है। 4 सेट आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अभी कितना बचा हुआ है? 11 सेट और पढ़ाना है, ठीक है? उसके बाद आप लोग को चालू कर देंगे क्या, पता है? उसके बाद घटना चक्र बुक चालू कर देंगे, ठीक है? उसके बाद याद रखिए घटना चक्र बुक को चालू कर देंगे, ठीक है? और भी आएगा, अभी तो लंबा दूरी तय करना है जी। अभी बिहार पुलिस आ रहा है, अभी क्या है, अभी मद्य निषेध नहीं, बिहार पुलिस के लिए भी पढ़िए, ठीक है? अभी से ही लग जाइए, ठीक है? अभी से ही बिहार पुलिस के लिए भी पढ़िए, क्योंकि बहुत मात्रा में वैकेंसी आ रहा है, ठीक है? तो अभी से ही पढ़िए, ठीक है? बहुत अच्छा-अच्छा तरीका से कराएँगे, ठीक है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं भाई। देख सकते हैं, ठीक है? सुबह 8 बजे और रात को जिनको भी जुड़ना है यूपी पुलिस का चलेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का, यूपी पुलिस का चलेगा जी, एकदम 1000 क्वेश्चंस का महासैलाब रहेगा। सैलाब रहेगा मतलब यानी कि 1000 क्वेश्चंस करवाएँगे एग्ज़ाम तक, ठीक है? रात को 8 बजे मिलेगा, 40 क्वेश्चंस रहेगा, 40 क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके और बाय।